हेलो गाइस, आज हम कक्षा 12वीं की गणित की प्रायिकता का थर्ड चैप्टर 13.3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम बीज प्रमेय के द्वारा कुछ सवालों को हल करना सिखाएंगे। बीज प्रमेय आपको दिखाई दे रही होगी। प्रोबेबिलिटी निकलना किसी एक के करस्पॉन्डिंग जो एक घटना होने के बाद है, तो वो फार्मूले की सहायता से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। प्रायिकता के बारे में आप पहले भी 13.1, 13.2 का अध्ययन आप कर चुके हैं। अब हम 13.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का अध्ययन करने जा रहे हैं। 13.1 क्वेश्चन जो है आपका, एक कलश में 5 लाल 5 काली गेंदें हैं। यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं और कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरे गेंद की लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चूंकि एक गेंद रख दी जाती है और दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता निकालना है, तो हम ऐसी स्थितियों में हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं। मान लिया अब हमको चूंकि 2 गेंदें निकालनी है, तो हमने माना कि जो पहली गेंद निकाली है वह लाल है। अगर पहली गेंद निकाली गई लाल है तो कुल गेंदें कितनी थी? कुल गेंदें हमारे पास थी 5 और 5 10। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हो जाएगी 5/10। अब उसमें कहा गया है कि अब जो दो लाल गेंदें रखने के बाद एक लाल गेंद आने की प्रायिकता, हमने 2 गेंदें और उसमें मिला दी हैं, 2 गेंदें और मिला दी हैं, तो हमारे पास पहले से 5 गेंद लाल थी और 2 और मिला दी, तो लाल कितनी हो जाएंगी? 5 और 2 7, और कुल कितनी हो जाएंगी? 7 और 5 12। तब यहाँ पे 2 और लाल गेंदें रखने के बाद लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? क्योंकि लाल गेंदें कितनी हो चुकी हैं? 7 हो चुकी हैं, कुल गेंदें 12 हो चुकी हैं, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता 7/12 हो जाएगी। ये कंडीशन कब निकाली? जब पहली गेंद लाल थी। माना कि यदि पहली गेंद काली थी, मान लिया, पुनः हमने माना कि पहली गेंद काली थी, तो काली होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? काली होने की प्रायिकता वही 5/10 के प्रश्नानुसार। उसी रंग की 2 गेंदें और मिलाना है, तो हमने काली और मिला दी, कुल गेंदें कितनी हो गई? 12 हो गई। लेकिन लाल तो अभी 5 ही है ना, क्योंकि हमने उसी रंग की अर्थात काली और मिलाई हमने, तो काली तो 7 हो जाएंगी। लेकिन हमें अब जो दूसरी गेंद निकालना हो, दूसरी गेंद कैसी होनी चाहिए? लाल होना चाहिए। और लाल कितनी है? लाल हमारे पास 5 गेंदें हैं। अगर लाल 5 गेंदें हैं तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/12। अब निकालना दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता 1/2, 7/12, 1/2, 5/12। ये 1/2 क्यों किया गया है? 1/2 जो है आपके पास, वो है आपके पास लाल गेंद होने की और काली गेंद होने की प्रायिकता है। पहली गेंद की, ये पहली गेंद, दूसरी गेंद, पहली गेंद, दूसरी गेंद, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपके पास 12/24 काट देंगे इसको, इसमें से कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक थैले में 4 लाल 4 काली, एक थैले में 4 लाल 4 काली। दूसरा एक अन्य थैला, उसमें 2 लाल और 6 काली। दोनों थैलों में से यादृच्छिकता चुनी जाती है, एक गेंद निकाली जाती है, वह लाल है। और इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। अब आपके पास चूंकि 2 थैले हैं, पहले थैले में लाल और काली 4 है, दूसरे थैले में कितनी है? 2 और 6 हैं। अब हम अपनी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि 2 थैले हैं, 2 थैले में से किसी एक थैले को चुनना है हमको। तो जब 2 थैले थे, 2 थैलों में से किसी 2 थैलों को चुनने की घटना है। माना कि पहले थैले को चुना है तो E1 है, दूसरे थैले को चुना है तो E2 है, तो पहले थैले को चुनने की घटना कितनी हो जाएगी? 1/2 प्रायिकता। दूसरे थैले को चुनेंगे तो भी 1/2। अब माना कि लाल गेंद निकालना घटना A है, तो पहले थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, पहले थैले में से लाल गेंद निकालना, तो पहले थैले में लाल कितनी थी? हमारे पास 4। पहले थैले में कितनी थी? लाल 4 थी, तो कितनी हो जाएगी? पहले थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4/8, और ये आंसर आ जाएगा 1/2। अब दूसरे थैले में से निकालना है, तो दूसरे थैले में से कितनी थी? दूसरे थैले में लाल कितनी थी? हमारे पास 2, और कुल मिला के 8 थी। अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? दूसरे थैले में निकाली गई प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/8, क्योंकि लाल हमारे पास 2 थी।
लाल गेंद ही निकालना है दूसरे थैले में से, तो 2/8 2/8 अर्थात 1/4। तब पहले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बेजपर में से इनने कहा है, क्या कहा है कि पहले थैले से गेंद निकाली गई हो, इसकी प्रायिकता निकालना। तो जो कि जब पहले थैले से निकालना है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा पहला थैला। अगर दूसरी थैला होता तो यहाँ पे 2 आ जाता, E2 हो जाता। क्योंकि पहला थैला है इसलिए हम यहाँ पे E1/A लिखेंगे और ये फार्मूला डालेंगे। फार्मूले में क्या हो जाता है, PE1/A इक्वल्स टू PE1 PA/E1। जो ऊपर रहता है वही को वही नीचे हो जाता है, लेकिन यही के सेकंड्स के साथ भी हो जाता है। हम सबकी वैल्यूज रख देंगे। वैल्यूज निकालने के बाद, क्योंकि E1 की वैल्यू आप देख रहे हैं, E1 की वैल्यू कितनी थी 1/2, तो ये 1/2 A/E1 की वैल्यू 1/2 है। नीचे आ जाते हैं, यही कही 1/2 यहाँ पे E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू भी 1/2 है। PA/E2 की कितनी है, A/E2 की वैल्यू 1/4 से 1/4 रख देंगे। इनको कैलकुलेट कर लेंगे, ये 1 2 दूनी 4 के, यहाँ से 1/4 1/8 एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2/3 के। इस क्वेश्चन में कोई खास प्रॉब्लम है नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि 2 थैलों में से किसी एक थैले को चुनना था और थैले में से भी पहले थैले को चुनना था। तो ये पहले थैले को चुनने की प्रायिकता जिस जब निकालते हैं तो यहाँ पे E1 लिखते हैं, और जब E1 लिखते हैं तो E1 ऊपर आ जाता है। बाकी दोनों 2 थैले तो दोनों का योग नीचे आ जाएगा। 3 थैले होते तो यहाँ पे 3 थैलों का योग आ जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन थर्ड नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 3 की कहानी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय में छात्रों में 60% छात्र छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्र छात्रावास में नहीं रहते। पूर्ववर्ती वर्ष का परिणाम सूचित करता है कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों को ए ग्रेड मिला है। अब क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझना है। एक महाविद्यालय है और उसमें से कुछ लड़कों को छात्रावास में रखा, कुछ को नहीं रखा गया है। तो छात्रावास में कितने रहते हैं, छात्रावास में 60% है, छात्रावास के बाहर कितने हैं 40%। अब जो छात्रावास में रह रहे हैं उनमें से ए ग्रेड वाले कितने हैं, इसमें से कितने हैं, उसमें से 30% है। ना रहने वालों में से ए ग्रेड कितने हैं, 20% है। वर्ष के अंत में महाविद्यालय में से एक छात्र को यादृच्छा चुना गया है, ग्रेड ए मिला है। अब कंडीशन देखना, ग्रेड ए मिला है तो इस बात की प्रायिकता कि वह छात्रावास में रहने वाला है। पहली घटना के साथ अपने को निकालना है। अगर हम पहली घटना E1 को हम छात्रावास को मानते हैं तब। सो देखते हैं कैसे करना है इस सवाल को, आगे चर्चा करते हैं। माना कि E1 आपका क्या है, माना E1 छात्रावास है और E2 छात्रावास में नहीं रहता है। 2 घटनाएं क्या है, पहली घटना हमने मान ली कि वह छात्रावास में है और दूसरी घटना हमने मान ली है कि वह छात्रावास में नहीं रहता है। तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, छात्रावास में है, छात्रावास में चूंकि 60% थे, पहली घटना 60% अर्थात 60/100 6/10 छात्रावास में नहीं है, वो कितनी थी वहां पे 40% थी, तो 40/100 और 4/10। अब ग्रेड ए कितनी मिलती है, ग्रेड ए प्राप्त करना को हमने घटना ए मान लिया है। घटना ए माना है तो A/E1 निकालना है। A/E1 मतलब छात्रावास में रहने वालों में से कितने हैं, वो 30% है। 30% है तो 30/100 और ये आंसर आ गया। छात्रावास में नहीं रहने वालों में से कितने आए ग्रेड में, 20% है, तो कितना आ जाएगा 20/100 की। अब आपको चारों चीजें मिल चुकी हैं। आप बेस फार्मूला रखेंगे और बेस फार्मूले में आपको चूंकि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से ए ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रायिकता निकालना है, अर्थात ए ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रायिकता निकालना जो छात्रावास में रहते हैं। तो ए ग्रेड वालों को हमने ए माना है और छात्रावास में रहने वालों को हमने E1 माना था। सो ये आ जाएगा आपके पास E1/A के बेस फार्मूला आपके पास ये था। E1 वाला ऊपर, ये दोनों का टोटल नीचे, इन दोनों में हम फार्मूले की वैल्यू रखेंगे और ये हम कंप्लीट करने के बाद आंसर निकालेंगे। कितना आ जाएगा 9/3। कैलकुलेशन में कोई खास दिक्कत ही नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, एलसीएम लेना है और उसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, ध्यान से देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या अनुमान लगाता। अरे भाई बहुविकल्पीय मतलब मल्टीपल क्वेश्चन है। अब आपको यह देखना है कि वो बच्चा या तो जानता होगा या फिर अनुमान लगाए, क्योंकि उसको टिक तो लगाना ही है भाई, छोड़ना तो है नहीं ना उस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुविकल्पीय है।
या तो वह उसके प्रश्न को उत्तर जानता होगा तो टिक लगा देगा सही से, या फिर वो उसमें से अनुमान लगाएगी ये सही है कि ये सही। अब मान लो कि उत्तर जानने वालों की प्रायिकता 3/4, अनुमान लगाने वालों की प्रायिकता 1/4, सबकी प्रायिकता दे दी है। देख लो अब आप यहाँ पे माना कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने का सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता कितनी है? 1/4 है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि वह सही उत्तर दिया है। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई, सारी प्रायिकताएं दे दी, ये प्रायिकता, ये प्रायिकता, ये प्रायिकता, सबकी प्रायिकताएं दी हुई। हमको केवल बेस फार्मूला लगाना और आंसर निकालना है। मान लो उत्तर जानने की घटना, E1 माना है कि उत्तर जानना है, जानता है, आंसर जानता है। E2 माना है कि वह अनुमान लगा करके उत्तर उसमें तुक्का लगाता है। पहली जो प्रायिकता थी हमारे पास 3/4 थी, दूसरी प्रायिकता थी, पहली प्रायिकता 3/4 थी, उत्तर जानने की, अनुमान की 1/4 थी, तो यहाँ पे 3/4 और 1/4। सही उत्तर की, चूंकि जब सही उत्तर है तो सही उत्तर की घटना तो कितनी हो जाएगी? पहले में जब वो जानता ही था तो सही होना था उसको। भाई जब पहले क्वेश्चन में जब जानता है उसको, ये जानता है कि उत्तर वह जानता है, उत्तर जानता है तो सही होगा ही होगा। उत्तर जब जानता है, सही उत्तर की घटना है, तो A/E1 निकालना है तो कितना आ जाएगा? कि वो जानता है और सही है तो निश्चित रूप से उसकी घटना 1 होगी, क्योंकि वो मालूम था उसको कि उसका आंसर यही है, तो कंफर्म होगा कि उसकी आंसर निश्चितता हो जाएगी उसमें। अनुमान लगाता है, यदि अनुमान लगाने में यदि उसका सही हो जाता है, अनुमान लगाने में सही होगा तो उसकी प्रायिकता कितनी है? 1/4 है। अब हमको इस बात की प्रायिकता कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि वह जानता है कि उसका उत्तर सही है। अब फिर से ध्यान रखना है, प्रश्न का उत्तर जानता है, जानता है किसको कहा गया था? E1 को, ठीक है ना। सही उत्तर किसे कहा गया है? सही उत्तर A को। तो जानता अर्थात पहली घटना अर्थात E1/A को निकालना है बेस प्रमेय की सहायता से, और फिर हमको कुछ भी नहीं करना है, सबके उठा करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, वैल्यूज रखना है। A/E1 की वैल्यू 1 है, E1 की वैल्यू 3/4 है, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। अब आप इन सबकी वैल्यूज यहाँ रख देंगे, वैल्यूज रखने के बाद इनका कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, कैलकुलेशन देख लेंगे और आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे कि 4 3 12/13, सो 12/13 आपका आंसर है। ठीक है। अब हम जैसे हमने इन क्वेश्चनों का अध्ययन किया वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसी विशेष रंग के सही रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। कोई स्पेशल रोग है, उसको अगर हम जांच कराने जाते हैं तो वह कितना है? 99% तक सही निकलेगा जांच। वास्तव में हो सकता है वह रोगी उस रोग से ग्रस्त है। जब वह रोगी उस रोग से ग्रस्त है तब तो 99% तक उसकी जांच सही हो जाएगी, परंतु यदि वह नहीं है तो कितनी 0.5% किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त की जांच क्या कर देता है? गलत रिपोर्ट देता है। अर्थात जबकि वो रोगी नहीं है फिर भी उसको रोगग्रस्त बता देता है, अर्थात उसको क्या बता देता है? रोगग्रस्त बता देता है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग रोगग्रस्त हैं तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? यदि अध्यक्ष चुना गया व्यक्ति रोगग्रस्त होगा और उसकी जांच में बताया गया है कि उसे रोग है। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, इन क्वेश्चनों में कोई खास नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे, आसानी से बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। देखते हैं कैसे। यहाँ पे पहले को माना गया रोगग्रस्त व्यक्ति है, E2 को माना गया रोगग्रस्त व्यक्ति नहीं है। और जब ये रोगग्रस्त है तो इसकी प्रायिकता कितनी दी गई है? 0.1% दी गई है। तो 0.1% है तो कितना आ जाएगा? 0.1/100% हटा देंगे और ये आ जाएगा 0.001 के। अब हमको निकालना रोगग्रस्त नहीं है कि प्रायिकता निकालना। हम जानते हैं कि E1 + E2 = 1 होता है, तो E2 की वैल्यू निकालना, इसको वहां ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे आपके पास, ये वाली जैसी वैल्यू रखेंगे 1 माइनस का तो 0.001 के हैं, तो इसमें से 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.9999 आ जाएगा। अब जब वो बस वास्तव में व्यक्ति जो है ना रोग से ग्रसित है तो उसकी प्रायिकता कितनी जांच के दौरान सत्य की? 99% है, तो 99/100 आ जाएगा। जब वह रोग से ग्रस्त नहीं है तो भी उसकी रिपोर्ट आती है, कितनी आती है? 0.5% आती है, तो 0.5 में कितना हो जाएगा? 5/100 हो जाएगा।
0.5 अपॉन 100 हो जाएगा, और जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तब यहाँ आसानी से 0.5 आ जाएगा। अब उस व्यक्ति के रोगग्रस्त होने की प्रायिकता जबकि वह रोगी है, तो रोगी किसे कहा गया है? रोगी कहा गया है E1 को। देखते हैं ना, रोगग्रस्त होने की प्रायिकता जबकि वह रोगी है, तो रोगी है मतलब E1, रोगग्रस्त मतलब A, अर्थात हमें पहली घटना के साथ में इसकी प्रायिकता निकालना है। जब हमको बेस पर में मालूम है कि पहली घटना के साथ निकालते तो पहली घटना अपन दोनों का टोटल। 3 या 4 घटनाएं होती हैं तो जिसके करस्पॉन्डिंग निकालना होता है वो ऊपर और टोटल नीचे आ जाता है, ये बेस पर में कहलाती है। मल्टीपल करने में कोई खास फार्मूले में दिक्कत है नहीं है, आप इस फार्मूले को आप आसानी से आप देख पाएंगे। सबकी वैल्यूज डाल दी है, E1 की, इसकी, E1 की, A अपॉन E1 की, E2 की और A अपॉन E2 की, और इन सबके मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद यहाँ देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। कैलकुलेशन करने के बाद इनको 11 से डिवाइड किया गया है, यहाँ पर 5 से डिवाइड किया गया है, 11 से करेंगे तो 11 99, 9 से किया, और फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 22/133 आ जाएगा। आसानी से कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग आपको जो है ना वो हिस्से को, इस हिस्से को समझने में, तो ये हिस्सा आपको समझ में आ चुका होगा। क्या था? पहला रोगग्रस्त था, दूसरा नहीं था, तो पहले की निकाल ली, दूसरे को निकालने के लिए दोनों का जोड़ 180 था, दोनों को सॉल्व कर लिया है। फिर चूंकि ये सब दिया हुआ था बेस पर में रखेंगे वैल्यूज को और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 3 सिक्के दिए गए हैं। अब 3 घटनाएं आ गई हैं, ध्यान रखना, अभी तक 2 घटनाओं की बात हो रही थी, 3 घटनाएं आ गई। 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित, एक सिक्का जो है ना, चूंकि सिक्के में 2 ही हिस्से होते हैं, आगे या पीछे, दोनों ओर इसमें चित है। दूसरा सिक्का अभिनत है, अर्थात उसमें 75% उसमें आता है। तीसरा सिक्का भी अभिनत है, पहले वाले में तो 100% चित है क्योंकि दोनों तरफ चित है, दूसरे वाले में उसने चित आने की परसेंटेज दे दी है कि 75% है, तीसरे वाले में उसने कहा है कि अभिनत मतलब नॉर्मली सिक्का। नॉर्मल सिक्का कैसा होता है? एक तरफ चित और एक तरफ पट वाला। तीनों में से एक सिक्के को यदि चुना गया है और उछाला जाता है तो सिक्के के काहे की निकालना है? चित आने की निकालना है, जबकि वह कंडीशन कौन सी थी? दोनों चित वाला, अर्थात पहली घटना कौन सी थी? दोनों ओर चित वाला। अब अपन इसको समझते हैं कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि पहली घटना किसे कहा गया? दोनों ओर चित में दोनों ओर हेड है, दूसरे की 75% है, तीसरे में हेड और टेल है। अगर हम पहले की निकालेंगे, दोनों में हेड है, तो इसकी कितनी आ जाएगी? क्योंकि किसी एक सिक्के को चुनना है 3 में से, तो सबकी जो है कितनी आ जाएगी? पहली E1, E2, E3 की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/3 आ जाएगी। पहले सिक्के में चित्त आने की प्रायिकता, पहले सिक्के में चित्त कितना है? 2/2, क्योंकि दोनों हैं 2/2 अर्थात 1 है। दूसरे सिक्के में चित्त आने की प्रायिकता 75% दी हुई, तो 75/100। तीसरे सिक्के में चित्त आने की प्रायिकता 1/2, क्योंकि यहाँ 1 है और टोटल 2 है, तो 1/2। इन सब की जब हमको वैल्यूज मिल गई हैं, अब आप फार्मूला बेस फार्मूला रखें। चूंकि यहाँ 3 घटनाएं थी, मैंने आपको पहले बताया था, तो जिसके करस्पॉन्डिंग निकालना है, किसके निकालना है? चित्त आने वाले सिक्के के करस्पॉन्डिंग निकालना और चित्त आने की प्रायिकता निकालना है। तो चित्त आने की प्रायिकता क्या हमने मानी थी? E1, तो यहाँ E1 अपॉन में निकाला, तो यहाँ E1 आ जाएगा, अपॉन में E1, E2, E3 तीनों आ जाएंगे, क्योंकि 3 का निकालना तो मैंने आपसे पहले ही बताया है। हम इसमें जाकर के वैल्यूज रख देंगे सबकी, चूंकि ऊपर वैल्यूज आपको दी हुई, मैंने निकलवा दी है आपको। इसकी वैल्यू E1, E2, E3 तीनों की वैल्यू 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 है। इनकी वैल्यू डालते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी निकलती है? इसकी 1 थी, इसकी कितनी थी? 3/4 थी, इसकी कितनी थी? 1/2 थी। इन सबकी 3/4 और 1/2, इन सबकी वैल्यू डाल करके सॉल्व कर लिया, और सोल्व करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अब कैलकुलेशन में तो इतना कोई दिक्कत है नहीं है, पर हम आसानी से इसके आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी सिंपल है। अब आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे क्वेश्चन सिंपल हैं। एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, ये स्कूटर चालक हैं 2000, 4000 कार चालक हैं और 6000 जो है ट्रक चालकों हैं, उनका बीमा करती है। बीमा करने पर दुर्घटनाओं की प्रायिकता आपको पास क्रमशः दी हुई है, कितनी है? 0.1, 0.3, 0.01, 0.03 और 0.15 है। बीमाकृत कंपनियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे स्कूटर चालक, स्कूटर कैसे कहा गया? पहली वाली घटना को। तो हम E1 अपॉन के वैल्यूज के फार्मूले को हम इसको निकालने का प्रयास करें, देखते हैं कैसे।
ये 2000, 4000, 6000, 2 4 2 6 6 6 12,000 टोटल हो जाएंगे। सो देखते हैं क्वेश्चन की ओर। देखें जरा कैसे करना है। मैंने आपको बताया कि स्कूटर वाले 2000, कार वाले 4000, ट्रक वाले 6000, कुल मिला के 12,000। इनको दो में से 2/12,000, 2/12,000 तो पहले की प्रायिकता, 4/12,000 तो दूसरे की प्रायिकता, 6/12,000 तीसरे की प्रायिकता आ गई है। इनकी दुर्घटना होने की घटनाओं की जो प्रायिकता है वो क्वेश्चन में ही दी हुई है। कितनी दी हुई है? 0.01 के 0.03, 0.15। सो A/E1 0.01, A/E2 0.03 और A/E3 ये आपके पास कितना हो जाएगा? 0.15। ये सबकी प्रायिकता आ गई। बेस प्रमेय में हम सबका फार्मूले में आंसर रख देंगे। बेस प्रमेय जो आपकी चूंकि पहली घटना स्कूटर चालक के साथ में निकालना है बीमा कंपनी के दुर्घटना होने वाली घटनाओं को, तो ये दुर्घटना घटने वाली घटना ये थी और ये बीमा कंपनी आपका स्कूटर वाला ये था, तो स्कूटर अपॉन में टोटल दुर्घटना। अब E1 अपॉन निकालना, तो यहाँ E1 वाला ऊपर आ जाएगा, बाकी ये E1, E2, E3 तीनों नीचे आ जाएंगे और तीनों में से हम सबकी वैल्यूज उठा करके रख देंगे, जो कि वैल्यूज हम निकाल चुके पहले। 1/6, 1/3, 1/2, 1/6, 1/3, 1/2। यहाँ हम निकाल चुके 1/100, 3/100 और 15/100, तो 1/100, 1/100, 1/3/100 और इनका हम कैलकुलेशन कर लेंगे और आसानी से हम इसको सॉल्व निकाल पाएंगे। कितना आंसर आएगा इसका? 1/52 आ जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरा? 8 नंबर का क्वेश्चन था। 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं जरा। एक कारखाने में ए और बी दो प्रकार की मशीन है। फिर दो क्वेश्चन आ गए, डबल स्टेप वाला क्वेश्चन। एक कारखाने में ए और बी दो प्रकार की मशीनें लगी हैं। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन में मशीन ए से 60% होता है, मशीन बी के द्वारा 40% उत्पादन किया जाता है। अतिरिक्त मशीनें, इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और बी का 1% उत्पादन खराब। अरे भाई दो प्रकार की मशीनें हैं, मशीनों से हमने उत्पादन चालू किया, जितना निकला तो वो मशीन ए कितना करता? 60% उत्पादन करता है अपनी कैपेसिटी का, बी वाला 40%। लेकिन ए वाले में कुछ खराब भी निकलता, जब ज्यादा करता ज्यादा खराब होगा तो उसका 2% खराब हो जाता। बी वाले का कितना खराब हो जाता? उत्पादन 1%। कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता। अब जितना जो प्रोडक्शन हुआ उसका एक ढेर बना लिया जाता। उस ढेर में से कोई एक चीज को निकाला गया। कैसी वस्तु निकाली गई है? खराब निकाली गई है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था किसी एक वस्तु के मशीन ए के द्वारा बने हुए प्रायिकता, तो इस सवाल को आपको NCERT की इंग्लिश मीडियम में चेंज किया गया है और बी के द्वारा निकालने का प्रयास किया गया। पहले मैं ए द्वारा भी समझा दूंगा आपको, फिर बी द्वारा बता दूंगा, क्योंकि आंसर शीट में जो है ना बी लिया गया है, तब उसका आंसर है। पहले मैं ए वाला आपको बता दूंगा। ए वाले में अगर हम चर्चा करते हैं तो ए वाले में क्या है? क्योंकि मशीन दी हुई है, पहली मशीन है, पहली मशीन में 60% था, 3/5। दूसरी मशीन में आपके पास 40% था, 2/5। खराब होने की पहले वाले की कंडीशन थी मेरे पास कितनी? 2%, तो 2/100। दूसरे वाले की कंडीशन थी 1%, अर्थात 1/100। अगर वास्तव में हम ए की बात करते हैं, मशीन ए के द्वारा जो आपके हिंदी मीडियम की बुक में जो दिया गया है, ए के द्वारा कहेंगे तो ए हमने फर्स्ट को माना है, ए को फर्स्ट माना है तो E1/X के, और क्योंकि ए यहाँ इसलिए नहीं ले सकते थे क्योंकि वहां पे मशीन ही ए और बी दी गई है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको घटना को क्या मान लिया है? X मान लिया। वस्तु के खराब होने की घटना को हमने क्या माना है? X माना है। अब इस X अपॉन में E1 निकालना, X अपॉन में E2 निकालना, वहां सवाल में दिया हो, सबकी वैल्यूज रख देंगे। क्योंकि पहली घटना के साथ था आपका मशीन ए था, तो हम E1 अपॉन निकाल, तो E1 वाला हिस्सा ऊपर, अपॉन दोनों का टोटल, इन सबकी वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रख करने के बाद हम इसका आंसर निकालेंगे और आंसर निकालने के बाद लिख पाएंगे 3/4। लेकिन चूंकि अभी आपका आंसर शीट से मेल नहीं खा रहा है, जब इसको चेक किया गया तो वास्तव में क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में यहाँ पे ए मशीन न होकर के क्या था? बी मशीन था। अब अगर बी मशीन है तो हमारा आंसर क्या होगा? तब हमको बी मशीन के लिए जब निकालना है, तो ये बी मशीन के लिए निकालना है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो यहाँ बी मशीन में अर्थात E2 को माना गया था, तो हम ऊपर E2 वाला हिस्सा लेंगे, नीचे दोनों का टोटल लेंगे। फार्मूला बेस फार्मूला, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इन सभी फार्मूलाज में आप वैल्यूज रखेंगे। E2 वाला हिस्सा ऊपर लेने के बाद 2/5, 1/100, इन सब की वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 1/5। कैलकुलेशन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग 12th में है, कैलकुलेशन ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो रही हो। आसानी से आप कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो आपको आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका?
दो दल एक निगम के निर्देशन मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। पहले और दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.6 और 0.4 हैं। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद को प्रारंभ करने की प्रायिकता उसकी 0.7 है और दूसरा जीतता है तो उसके संगत उसकी प्रायिकता 0.3 है। सब कुछ दिया हुआ है, E1 दिया है, E2 दिया है, A/E1 दिया है, A/E2 दिया है, सब कुछ दिया हुआ है। हमको सबके वैल्यूज रखना है और आंसर निकालने का प्रयास करना है। देखते हैं कैसे दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, E1 दिया हुआ है, E2 दिया हुआ है, A/E1 दिया हुआ है, A/E2 दिया, सब कुछ दिया था इसमें। बस इसमें सवाल को जो ध्यान देना था वो ये था कि दूसरे दल अर्थात E2 के साथ में निकालना है, सॉल्व करना है। यहाँ लिखा है दूसरा दल मतलब E2 के साथ निकालना, तो E2 वाला हिस्सा ऊपर आएगा, दोनों का टोटल नीचे आ जाएगा। अब आपको बीज प्रमेय के फार्मूले में तो समझ में आ ही गया हो, कोई दिक्कत नहीं, सबके वैल्यूज रखना है और आंसर निकालने का प्रयास करना है। E2 आपके पास ये है, आपके पास A/E2 ये है, तो इन दोनों की वैल्यूज रख देंगे। फिर यहाँ पे 1 है, 1 में कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 0.7 के। फिर यहाँ पे E2 है, तो E2 में यही दोनों नंबर ऊपर आ जाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 6 6 7 42 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये 12 रहेगा। इधर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 54 डेसिमल से डेसिमल हटा चुके हैं। फिर आपने और कैंसिल किया 6 से, 6 2 जा 6 9 जा, और ये आंसर आ गया 2/9। चल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, मान लीजिए कोई लड़की एक पासा फेंकती है, उसमें से 5 या 6 अंक प्राप्त होते हैं, 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है, वह सिक्के को 3 बार उछालती है। लड़की जब पासा फेंकती है और 5 और 6 आता है तो 3 बार उछालती है और चित्तों की संख्या को नोट करती है। यदि उसमें से 1 2 3 4 आता है, पहली कंडीशन में क्या था 1 से 5 तक था। चलिए, जब 5 6 आता था तो सिक्के को फेंकता था। अब यह लगन 1 2 3 4 आता है तो वह सिक्के को उछालती है और क्या उसके नोट करती कि चित आता कि पट आता है। यदि वह ठीक उसको एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके पासे में 1 2 3 4 आने पर ठीक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता निकालना। क्या निकालना? ठीक चित्त प्राप्त करने की। कब? जब 1 2 3 4। देखते हैं कैसे निकालना है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, समझते हैं, समझने में कुछ नहीं है। जब 5 को फेंका गया है और 5 और 6 आने की घटना थी, अर्थात कितनी घटनाएं थी? 2 थी। 2 घटनाएं आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/6 के 5 था यहाँ पे, तो 1/3। दूसरी घटना हमने मानी है 1 2 3 4, कितनी है 1 2 3 4 गिनती की, तो 4/6 अर्थात 2/3 हो जाएगी। ठीक पासे पर एक चित्त प्राप्त होने की घटना कितनी हो जाएंगी? पासे पर ठीक एक चित्त प्राप्त करना है। सिक्का कितने बार उछाला गया है? 3 बार। 3 बार यदि हम उछालते हैं, 3 बार की हमारी कंडीशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशन बन जाती हैं और चित्त आने की प्रायिकता निकालना है। ठीक एक बोला गया है, ये 3 चित्त हैं, 2 चित्त हैं, 2 चित्त ये नहीं माने जाएंगे। एक चित्त वाला, एक चित्त यहाँ है, एक चित्त यहाँ है, एक चित्त यहाँ है, तो एक चित्त ठीक एक चित्त वाली घटनाएं कितनी हो जाएंगी? 3/8 हो जाएंगी। दूसरी बार में क्या हो जाता है? दूसरी बार में क्या था कि जब 1 2 3 4 करता तो एक ही सिक्का है, जबकि यहाँ पर पोजीशन क्या थी कि 3 सिक्के फेंक रहा था। जब 1 2 3 4 आएगा तो उसको एक ही सिक्का फेंकना है। जब एक सिक्का फेंकना है तो संभावना कितनी हो जाएगी? 1 और 10, अर्थात इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2 की। अब आपके पास सब प्रायिकताएं आ चुकी हैं, इन सब की वैल्यूज रखेंगे बेस प्रमेय में। और चूंकि निकालना किसके साथ था? 1 2 3 4 आने के साथ होती प्रायिकता चित्त की निकालना है। ये सेकंड घटना मानी गई थी हमने E2 की, तो यहाँ पे E2 अपॉन में A1 निकालना है, तो E2 का निकालना, तो E2 वाला ऊपर अपॉन में दोनों का प्लस नीचे, वैल्यूज रख देंगे। वैल्यूज निकालने के बाद जो आंसर आएगा उससे हम आंसर को प्राप्त कर लेंगे। बार बार मेरा यही कहना है, केवल कोई इसमें समझाने वाली बात है नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी सबकी वैल्यूज दी हुई हैं। E1 की, E1 अपॉन E2 की ये दी हुई है, ये दी हुई है, ये 4 वैल्यूज दी जाती है। चारों वैल्यूज को भी यहाँ पुट कर देंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो व्यवसायिक निर्माता के पास 3 मशीनें हैं, ऑपरेटर मशीनें कितनी हैं? A B C 3 मशीनें हैं। पहली मशीन में 1% खराब है, दूसरी में और तीसरी में क्रमशः 5 और 7% खराब उत्पादन होता है।
अगर ए में कुल समय 50% समय लगता है, बी को उत्पादन में 30% और सी में जो है ना 20% समय लगता है, एक खराब सामग्री उत्पादित होती है, तो ए के द्वारा, किसके द्वारा, ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता, मतलब पहली घटना के साथ है, पहली घटना के साथ में निकालना है। तो देखते हैं कैसे है, सब कुछ दिया हुआ है, आप आसानी से देख पाएंगे। पहली मशीन में लिखा है 5%, सॉरी ए वाला है 1%, समय जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 50%, 30% और 20%। मशीन ए का समय जो है ना 50%, 30%, 20%, इनकी प्रायिकता निकालेंगे तो आसानी से 1/2, 3/1/2, 50/100, 30/100, 20/100, इनको सॉल्व कर लेंगे 1/2, 3/10, और हम आसानी से इसको निकाल पाएंगे कि 1/5 हो जाएगा। खराब उत्पादन की अगर हम देखते हैं तो खराब उत्पादन में ए वाले का कितना था, 1%, बी वाले का 5, सी वाले का 7, ए वाले का निकालते तो ए वाले का था 1%, बी वाले का था E2 का था 5%, और सी का था हमारे पास कितना, E3 का, वो था 7% खराब था। अब चूंकि मशीन ए के द्वारा उत्पादन निकलना है, अर्थात मशीन ए किसे माना गया था, E1 को, तो E1 के साथ में उस घटना को निकालना, तो E1 अपॉन में तीनों का योग, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों का योग, और वैल्यूज डाल देंगे। वैल्यूज डालने के बाद अब मुझे ऐसा लगता नहीं कि ज्यादा कठिन है। E1 की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 डाल लेंगे। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, 1/100 है, 1/100 आ जाएगी। यहाँ E1 तो ये 1/2, 1/100 आ जाएगी। E2 की वैल्यू बात करते थे कितना आ जाएगा, 3/10, तो यहाँ पे 3/10, यहाँ पे x अपॉन E2 की वैल्यू 5/100, तो 5/100, यहाँ वैल्यू कितनी है 1/5 और 7/100 की, तो 1/5, 7/100। बाकी अब कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज्यादा कठिन नहीं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं। देखते हैं कैसे। 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं, तो खो गए पत्ते की ईंट होने की प्रायिकता क्या होगी। कुल पत्ते कितने थे, 52, एक पत्ता गुम गया। जब पहले पत्ते को खोना अगर हमने माना है तो ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता, तो ईंट के पत्ता अगर हमने पहली बार मान लिया कि जो गुमा हुआ है वो ईंट का है, अगर ईंट का पत्ता गुमा है तो ईंट कितनी थी, 13 थी, तो गुमने वाले ईंट के पत्ते की गुमने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 13/52। अब ईंट का पत्ता ना गुमना अर्थात शेष पत्ते कितने हैं, 39 हैं, तो ईंट का शेष पत्तों की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/4। माना घटना ए क्या है आपके पास, ईंट का पत्ता है। अब यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखना, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। शेष पत्ते कितने थे, क्योंकि पहली कंडीशन को ध्यान रखना है, पहली कंडीशन ईंट का पत्ता था। एक पत्ता गुम गया तो 12 की जगह कितने, 13 की जगह कितने बचेंगे, 12 बचेंगे, और 2 पत्ते निकालना है, तो 12 में से 2 निकाले जाएंगे, तो 12C2 के, क्योंकि एक पत्ता गुम गया है तो शेष बचे हुए पत्ते भी 51 होंगे, तो 51C2। ये लाइन बहुत अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। क्यों ऐसा लिखा गया मैं फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि ईंट का पत्ता खोने के साथ 2 पत्ते निकालना, चूंकि ईंट का पत्ता गुम चुका है, अतः ईंट के पत्ते कितने बचेंगे, 12 हो जाएंगे। कुल पत्ते कितने बचेंगे शेष हमारे पास, वो हो जाएंगे 51 बचेंगे। तो 12 में से 2 पत्ते चुनना है, 51 में से कुल घटनाएं आपके पास 51C2 बनाना है। अब आपको इनको सॉल्व करना आसानी से आता है। 12C2 कैसे करते हैं, 12, 11/1/2, चूंकि यहाँ 2 तक है तो 2 स्टेप आपको पीछे जाना और 1 और 2। जैसे 51C2 था तो 51 और 50, अगर 3 होता तो यहाँ पे और 49 आ जाता, 3 स्टेप हो जाते। यहाँ पे 2 है तो 2 स्टेप जाएंगे, 51, 50/1/2, 1/2 क्या आ जाएगा, इनको सॉल्व कर लेंगे। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 12, 11/51, 50, 12, 11, 51, 50, इनको फिर से सॉल्व करेंगे और 50, 22/420। दूसरी घटना क्या कहती है, अभी हमने जो लिया था ईंट का पत्ता गुमा है, अब ईंट का पत्ता नहीं गुमा है, ईंट का पत्ता ना खोना, तो ईंट कितनी थी हमारे पास, ईंट तो पूरी 13 थी, लेकिन अब शेष पत्ते कितने बचे हमारे पास, 51 बचे। ईंट का पत्ता ना खोना, तो 13 में से 2 को निकालना है। पूरी ईंट थी हमारे पास 13 की 13, और एक पत्ता गुम गया है, तो यहाँ नीचे 51 बचेंगे, ये 51 आ जाएंगे, 51C2, और इनको हम सोल्व कर लेंगे। अब आपके पास क्या निकालना है, खो गए पत्तों में से ईंट का पत्ता, अर्थात ईंट के पत्ता खोने, तो ईंट का पत्ता खोना
अर्थात पहले के साथ में हमको निकालना है। ईंट का पत्ता खोना अर्थात E1 के साथ में हमको घटनाएं निकालना है। तो E1 के साथ अब हम आसानी से निकाल पाते हैं। E1 के साथ निकालेंगे तो E1 ऊपर वाले स्टेप में और ये दोनों का टोटल कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद आप आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं और इसका आंसर आ जाएगा 11/50। यह छात्रों के हित में ध्यान को रखते हुए बच्चों के लिए नोट्स बनाए गए हैं, आपके लिए वीडियो बनाया गया है। इसकी PDF आपको इसमें उपलब्ध हो जाएगी। लास्ट में इसके सब्सक्रिप्शन में आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी। और जैसे ही यदि आपको यह अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। आगे भी हम आपको वीडियोस समय समय से देते रहेंगे। इसके पहले हमने आपको कक्षा 10वीं के NCERT चैप्टर 2 के, क्लास 12th के ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स के और ये क्लास 12th के प्रोबेबिलिटी के हम आपको पहुंचा रहे हैं। आगे भी यदि हमें आपका स्नेह मिलता रहेगा तो हम आपको ये नोट्स हम आपको समय समय से पहुंचाते रहेंगे। ये नोट्स सुरेश गुप्ता, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, मानपुर के द्वारा बनाए गए हैं और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये नोट्स अच्छे लगेंगे। आप इन्हें लाइक कर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। सहयोग के लिए धन्यवाद।